प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम लोकतंत्र से संबंधित पांचवें सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मतलब वास्तविक रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत से पहले मैंने आपको पश्चिमी लोकतंत्र या परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र समझाया था, एक सिद्धांत। दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अविभाजनवादी सिद्धांत। और चौथा समाजवादी सिद्धांत है, इसको हम लास्ट में लेंगे। और पांचवा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो लोकतंत्र के संदर्भ में विशेषकर 5 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं भाई। कौन कौन से, मैं एक बार आपको बतला रहा हूँ, नोट कीजिएगा। नंबर 1, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत या पश्चिमी सिद्धांत, पश्चिमी लोकतंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अविभाजनवादी सिद्धांत। चौथा लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। पांचवा लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण की। इसके ऊपर भी किसी न किसी रूप में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ध्यान दें भाई, मैंने आपको लोकतंत्र के सिद्धांत में जब पहला सिद्धांत समझाया था, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, और इसके बाद मैंने आपको लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, 3 सिद्धांत समझा दिए। चौथा सिद्धांत समझा रहा हूँ भाई। वास्तव में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक जीवन जीने का ढंग है। लोकतंत्र एक अवधारणा है। लोकतंत्र स्वयं में एक व्यापक विचारधारा है। क्या कहा मैंने? लोकतंत्र स्वयं में एक व्यापक विचारधारा है। अतः वास्तविक रूप में लोकतंत्र में 3 प्रश्नों को लेकर हमेशा मतभेद रहे हैं, और इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के 5 सिद्धांत, 5 प्रकार के विचार, 5 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। वो मतभेद कौन कौन से हैं? विशेषकर 3 बातों को लेकर मतभेद हैं। क्या क्या? नंबर 1, नोट कीजिएगा, जब तक ये बात नहीं समझेंगे आप ये कुछ नहीं समझ पाएंगे। पहला मतभेद क्या है, या पहला प्रश्न क्या है कि भाई सत्ता का वास्तविक उपयोग कौन करता है? अब इसके ऊपर मतभेद है। परंपरागत उदारवादी कुछ कहते हैं, अभिजनवर्ग कुछ कहता है, मार्क्सवादी कुछ कहते हैं। मैं सबके बारे में बता चुका हूँ, आज हम केवल मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं। तो पहला मतभेद तो क्या है कि भाई सत्ता का वास्तविक उपयोग कौन करता है? जनसाधारण करता है, या विशिष्ट वर्ग करता है, या वास्तविक रूप में जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं वो करते हैं, या समाज का बहुसंख्यक वर्ग करता है, या अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग जो है सत्ता का प्रयोग करता है? मतभेद बने हुए हैं भाई। इसी के परिणाम स्वरूप तो 5 प्रकार के सिद्धांत दिए गए। 5 सिद्धांत अलग अलग बात बताते हैं। दूसरा मतभेद क्या है कि शासक और शासित में किस प्रकार के संबंध हैं। अब यहाँ जब हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात करते हैं तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ वास्तव में शासक और शासित में जो संबंध होते हैं ना भाई, वो वास्तविक रूप में एक प्रकार से नेता और अनुयायी के जैसे होते हैं। अगर हम मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो एक प्रकार से शोषक और शोषित जैसे संबंध होंगे। शोषक और शोषित, शोषक शोषित मतलब शोषण करने वाला और जिसका शोषण किया जाता है। शोषक शोषित, शोषक शोषित, इस प्रकार के संबंध होंगे। तो 5 सिद्धांतों में इसके अलग अलग उत्तर दिए गए हैं। और तीसरा प्रश्न मतभेद क्या है भाई? वास्तव में लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या है?
पांचों सिद्धांतों ने अलग अलग बात बताई है। किसी ने स्वतंत्रता की बात की है, किसी ने समानता की बात की है, किसी ने सुरक्षा की बात की है, कोई वास्तविक रूप में सीमित शासन की बात करता है, कोई नागरिकों को जो है अधिकार देने की बात करता है, कोई स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करता है कि ये लोकतंत्र की मूल व्यवस्थाएं। तो वास्तविक रूप में इनके ऊपर ही मतभेद है। तो भाई वास्तविक रूप में लोकतंत्र में इन तीनों बातों को लेकर मतभेद है। तीन बात कौन कौन सी हैं कि सत्ता का वास्तविक उपयोग कौन करता है, इसके बाद में शासक और शासित में किस प्रकार के संबंध हैं, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या है। इन तीनों पर मतभेद हैं और इन्हीं तीन प्रश्नों, इन्हीं तीन मतभेदों के आधार पर हमें ये पांचों सिद्धांत समझने हैं, लोकतंत्र के पांचों सिद्धांत। तो अब हम बात करते हैं आज लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। ध्यान दें भाई, वास्तव में तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, मैं आपको सामान्य प्रश्न में बता रहा हूँ, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत सच में तो इस लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र की संज्ञा देता है। वास्तविक रूप में इसमें बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग के शासन की बात करता है, और अंतिम रूप में जो साम्यवादी अवस्था आएगी उसमें वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना पर ये बल देते हैं कि अंततोगत्वा एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें ना राज्य होगा ना वर्ग होगा। और वास्तविक रूप में जो ये मार्क्सवादी हैं, ये भाई सच्चाई है कि इस वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना वास्तव में क्रांति और हिंसा के माध्यम से अपनाने पर बल देते हैं। इसी के बाद में लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसका जो मूल आधार है वो कार्ल मार्क्स, मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगिल्स है इसका मूल जो आधार है। तो इन बातों को लेते हुए हम ये सारी बातें समझेंगे। ध्यान दें भाई, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या, वास्तव में लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसे आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। नोट कीजिएगा, क्या कहा जाता है इसे, आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है। अगला, मार्क्सवादियों ने इसे किसको, लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहा है। मार्क्सवादियों ने इसे क्या कहा है, जनवादी लोकतंत्र कहा है। मतलब इस लोकतंत्र को मार्क्सवादियों ने क्या कहा है, जनवादी लोकतंत्र। जैसे चीन के संविधान के बारे में अभी भी कहा जाता है कि जनवादी लोकतांत्रिक चीन, जनवादी लोकतांत्रिक चीन, जनवादी चीन का संविधान है। अगला, मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगिल्स है। मूल विचार कहाँ से लिया गया है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगिल्स से। यह एग्जाम पूछा जाता है, विद्यार्थी विशेषकर गलती करते हैं, दोनों साथ होंगे। इसके बाद में अब जो ये मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार लिया गया है कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगिल्स से, परंतु इसको व्यवहारिक रूप किसने दिया है, एग्जाम पूछा जाता है। ये मैंने नोट कर दिया, इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, मैंने माओ लिखा यहाँ पर, माओ त्से-तुंग आदि ने दिया है। आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, लेनिन, स्टालिन और माओ ने इसे व्यवहारिक रूप दिया है। ठीक है भाई। इसके बाद में अगली बात समझे, क्या कि मार्क्सवादी विद्वानों ने पश्चिमी लोकतंत्र की गंभीर आलोचना की है और इसे राजनीतिक लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात, एग्जाम पूछा जाता है। मतलब वास्तव में जो मार्क्सवादी विद्वान है ना भाई, जो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है इससे संबंधित जो विद्वान हैं, उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र का मतलब जो मैंने पहला सिद्धांत आपको समझाया था ना, ये हमारी चौथी वीडियो बन रही है इसके ऊपर, सिद्धांत पर चौथा सिद्धांत चला है एक प्रकार से आज। ठीक है भाई, मैंने पांचवा प्रारंभ इसलिए नाम दिया था क्योंकि वास्तविक रूप में इसको पांचवा स्थान दिया गया है, परंतु सच्चाई ये है कि ये महत्वपूर्ण सिद्धांत में चौथा सिद्धांत आता है। तो सच में जो पहला सिद्धांत मैंने आपको समझाया था, क्या इसे पश्चिमी लोकतंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरावादी, उदारवादी या परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने मतलब मार्क्सवादी विद्वानों ने पश्चिमी लोकतंत्र की गंभीर आलोचना की और इसे किसको, पश्चिमी लोकतंत्र को या
परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र क्या क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है इसको, राजनीतिक लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र। एग्जाम पूछा जा सकता है, निम्न में से लोकतंत्र के किस सिद्धांत को पूंजीवादी लोकतंत्र का संज्ञा दी गई है या राजनीतिक लोकतंत्र संज्ञा दी है, तो किसको दी गई है संज्ञा, परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। और किसने दी है ये संज्ञा, ये संज्ञा दी है मार्क्सवादी विद्वानों ने। किसने दी है, मार्क्सवादी विद्वानों ने। अब परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की इन्होंने क्या क्या आलोचना की है, परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की मार्क्सवादियों ने क्या आलोचना की है, मैंने यहाँ नोट किया आलोचना की प्रमुख तर्क, मतलब किन तर्कों के आधार पर परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की मार्क्सवादियों ने आलोचना की है कि भाई परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र में ये कमियां हैं, और इसके बाद में मार्क्सवादियों ने अपनी स्वयं की मान्यताएं बताई हैं, मतलब लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं और लक्षण बताए हैं, और उसके बाद में इसकी आलोचनाएं की गई है। ध्यान दें, पहला तर्क है यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के हितों की उपेक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में मार्क्सवादी विद्वानों का कहना है, क्या कहना है कि जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, मतलब लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के हितों की उपेक्षा की जाती है। क्या, क्योंकि उसमें भाई परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र ये बात तय है कि वहाँ पर लोकतंत्र की जो मूल्य व्यवस्था है उसमें स्वतंत्रता को स्थान दिया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, ये बात सत्य है। परंतु इन्होंने आलोचना की, मार्क्सवादी ने क्या कि यह मतलब परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के हितों की उपेक्षा करता है। दूसरा, यह आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था है, मतलब परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में मार्क्सवादी कह रहे हैं कि यह आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था है, कि वास्तविक रूप में परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के बारे में ये कह रहे हैं मार्क्सवादी कि वास्तव में उसके अंतर्गत जो संपत्तिशाली होता है, जो धनवान होता है ना, उसी का शासन होता है। इनका कहना है कि भी चुनाव केवल वही लड़ सकते हैं। तो सच्चाई ये है कि यह आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था है। और तीसरा तर्क दे रहे हैं आलोचना का कि यह प्रणाली कौन सी, परंपरागत उदारवादी, क्योंकि इसकी आलोचना की जा रही है, भाई मार्क्सवादी इसकी आलोचना कर रहे हैं, तभी तो हम आगे इसको समझेंगे। क्या करें, यह प्रणाली लोक प्रभुत्व के आधार पर नहीं, धन की शक्ति के आधार पर कार्य करती है। मतलब कहा यह जाता है कि परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र में वास्तविक रूप में जो है जनता का प्रभुत्व होता है, जनता का शासन होता है, लेकिन मार्क्सवादी कह रहे हैं कि नहीं भाई, गलत बात है, वास्तविक रूप में तो यहाँ धन की शक्ति के आधार पर यह प्रणाली कार्य करती है। कौन, लोकतंत्र धन की शक्ति के आधार पर कार्य करता है। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? यस, इस बात में सच्चाई है। आप देख सकते हैं जितने भी वास्तविक रूप में आज वैसे हम देखते हैं तो भाई जो ये लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है, वैसे तो ये एक प्रकार से विफल हो गया है। 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ है ना, तो वास्तविक रूप में मान लिया गया है कि इस सिद्धांत का एक प्रकार से अंत सा हो गया है, और पूरी दुनिया में परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र का जो सिद्धांत है ना, उसकी जीत सी हो गई। ये बात तो सत्य है, परंतु जो कमी है वो तो है ही। चौथा है, ये राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर जोर देता है, मतलब परंपरागत उदारवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर जोर देता है। ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक प्रकार से यहाँ विस्तारवाद की नीति को अपनाया जाता है। विस्तारवाद की नीति को अपनाया जाता है तो युद्ध होते हैं। किसके अंतर्गत, परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत वास्तव में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है कि वे सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं, और सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं, तो सभी राष्ट्र राज्यों में वास्तविक रूप में जो है खींचतान बनी रहती है, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, विस्तारवाद की नीति अपनाई जाती है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इन सबको पनपने का अवसर मिलता है। तो नोट कीजिएगा, यह राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर जोर देता है, और यह है अपनी प्रकृति से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी व्यवस्था है। कौन, परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के बारे में मार्क्सवादी कह रहे हैं कि ये अपनी प्रकृति से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया जाता है कि भाई सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं। और जब देखो भाई वास्तव में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का अपनाया जाता है तो राष्ट्र राज्य में एक प्रकार से जो है खींचतान की जैसी स्थिति बनी रहती है। उनकी विदेश नीति के अंतर्गत इस बात को विशेष महत्व दिया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को किसी भी रूप में कोई आँच नहीं आए। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो वास्तव में वो क्या करते हैं कि अपनी जैसे सीमा मतलब
सीमा के अंतर्गत विस्तार या जिसको कि विस्तारवाद की नीति कहते हैं, जैसे हम विशेषकर चीन के बारे में आज कह सकते हैं कि उस देश की जो नीति है, विदेश नीति है, आक्रामक नीति है। हालांकि वहाँ पर परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में वहाँ जो है मार्क्सवादी सिद्धांत है। लेकिन मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर जब जोर दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जो है बढ़ावा मिलता है। अगली बात लेते हैं हम, मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं या लक्षण क्या क्या हैं। मतलब लोकतंत्र का मार्क्सवादी जो सिद्धांत है इसकी प्रमुख मान्यताएं और लक्षण क्या हैं। और दृष्टिकोण का मतलब तो ये होता है कि भाई मार्क्सवादी लोकतंत्र किस दृष्टिकोण से, नज़रिए से देखते हैं। तो क्या नज़रिया है इनका? तो ये नज़रिया है कि भाई ये आर्थिक लोकतंत्र है, जनवादी लोकतंत्र है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का शासन होता है। मतलब जो मजदूर होते हैं उनका शासन होता है, संख्या में यही ज़्यादा होती है तो इनका ही शासन होता है। तो ये एक तरीके से जो है लोकतंत्र को देखने का तरीका है, देखने का नज़रिया है, यही दृष्टिकोण है, बस और क्या है। मान्यताएं क्या क्या है? नंबर 1, व्यक्ति की तुलना में समाज का महत्व है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की तुलना में समाज का महत्व है। मतलब लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत में व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि समाज का महत्व ज़्यादा होता है। इसी कारण समाज साध्य है और व्यक्ति साधन है। नोट कीजिएगा, जब एग्जाम पूछा जाता है समाज साध्य और व्यक्ति साधन है, मतलब इसके अंतर्गत लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत समाज साध्य बन जाता है और व्यक्ति एक प्रकार से साधन बन जाता है। दूसरा, सर्वहारा वर्ग। देखो अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ सर्वहारा वर्ग, तो एक प्रकार से जो है सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, ये मार्क्सवादी शब्दावली है। मार्क्सवादी शब्दावली में सर्वहारा वर्ग किसको कहा जा रहा है? मजदूरों को, श्रमिकों को, ठीक है। और बुर्जुआ वर्ग किसको कहा जा रहा है? पूंजीपतियों को, पूंजीपतियों को, ठीक है। पूंजीपतियों की संख्या कम होती है और मजदूरों श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए पूंजीपति अल्पसंख्यक और जो मजदूर श्रमिक हैं जिसको सर्वहारा वर्ग कहा जा रहा है बहुसंख्यक हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही ही जनवादी लोकतंत्र है। मतलब वास्तव में इसकी दूसरी मान्यता ये है कि भाई यहाँ जनवादी लोकतंत्र का मतलब ये है कि सर्वहारा वर्ग की ही तानाशाही, हाँ सर्वहारा वर्ग का ही शासन है। हालांकि वास्तविक रूप में जब हम मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं तो सर्वहारा वर्ग की सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही आएगी वह एक प्रकार से संक्रमण काल की स्थिति होगी, कुछ समय के लिए होगी। कब तक होगी? जब तक पूंजीपतियों का सफाया नहीं कर दिया जाए। जैसे पूंजीपतियों का सफाया हो जाएगा, समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है वर्ग विभेद नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, क्योंकि सभी समान हो जाएंगे। और जब सब समान हो जाएंगे तो फिर वर्गविहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि वर्ग नहीं होंगे, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य का जन्म ही कैसे हुआ है? मार्क्सवादी कह रहे हैं राज्य का जन्म ही वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है और यहाँ वर्ग संघर्ष होगा ही नहीं। तीसरा, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ आर्थिक समता व आर्थिक स्वतंत्रता है। मतलब मार्क्सवादी वास्तविक रूप में लोकतंत्र का जो अर्थ मानते हैं वो आर्थिक समता व आर्थिक स्वतंत्रता है, और इसकी स्थापना तभी हो सकती है जब आर्थिक उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का समाजीकरण कर दिया जाए। मतलब उत्पादन के जो साधन हैं, अर्थात वास्तविक रूप में उत्पादन व वितरण के जो साधन हैं उनके ऊपर समाज का आधिपत्य स्थापित हो जाए, उनका समाजीकरण कर दिया जाए, तभी जो है वास्तविक रूप में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ठीक है, मतलब तभी आर्थिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता हो सकती है, जबकि उत्पादन के जो साधन है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं आर्थिक उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का समाजीकरण कर दिया जाए या समाज का इनके ऊपर आधिपत्य आ जाए, तो ही जो है वास्तविक रूप में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो यहाँ वास्तविक रूप में मूल बात यह है कि उत्पादन के जो साधन है ना, जैसे भूमि पूंजी श्रम संगठन शासन, भूमि पूंजी श्रम संगठन शासन के ऊपर जो है पूरे समाज का आधिपत्य हो जाए। इसी के साथ में जो है वितरण व्यवस्था है, इसके ऊपर भी जो है समाज का आधिपत्य हो जाए। जैसे इसके अंतर्गत विशेषकर इस बात के ऊपर बल दिया जाएगा लास्ट में जाकर कि भी सभी जो है अपनी क्षमता अनुसार जो है कार्य करें और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करें। तो कहने का भावार्थ है कि भी समाज का आधिपत्य हो जाना चाहिए। चौथा है मार्क्सवादी लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, चौथा है मार्क्सवादी लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है। अर्थात वास्तविक रूप में जो ये लोकतंत्र मार्क्सवादी सिद्धांत है ये मानकर चलता है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है। सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, इसका मतलब बहुसंख्यक है, ये संख्या में मजदूर श्रमिक ज़्यादा है, इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है ये।
और वास्तव में इसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वह साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वे सर्वा साम्यवादी दल ही होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये साम्यवादी दल के अधीन रहते हैं, साम्यवादी दल की अधीनता में ही कार्य करते हैं। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम कहें ये लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। पांचवा है, मार्क्सवादी लोकतंत्र में पश्चिमी लोकतंत्र की अनेक औपचारिक संस्थाएं मौजूद हो सकती हैं। मतलब ये बात तो सत्य है कि भी मार्क्सवादी लोकतंत्र में जो पश्चिमी लोकतंत्र है ना, जो मैंने आपको पहला सिद्धांत समझा था परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत, प्लेलिस्ट में देखिएगा आप, तो उसके अंतर्गत जो अनेक औपचारिक संस्थाएं मौजूद हैं, जैसे भाई वास्तविक रूप में जो है सीमित शासन की स्थापना की जाए, विधि का शासन हो, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो, व्यक्तियों को जो है मौलिक अधिकार दिए जाए हैं, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाए। तो ये कुछ ऐसी जो है संस्थाएं होती हैं जो कि परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र में स्थापित की जाती है। तो यहाँ कहने का भावार्थ ये है कि भाई ये जो पश्चिमी लोकतंत्र की औपचारिक संस्थाएं हैं ना, वो जो है मार्क्सवादी लोकतंत्र में अपनाई जा सकती हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में इनकी कोई सार्थकता नहीं होती है, व्यवहार में इनका कोई महत्व नहीं होता है। चीन में देखिएगा आप, कैसी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, वहाँ क्या नागरिकों को अधिकार मिले है, वहाँ पर क्या विधि का शासन है, वहाँ पर क्या सीमित शासन है, कुछ नहीं, सब कुछ साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल जैसा चाहेगा वैसा होगा, साम्यवादी दल जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो कुछ नहीं है, ये केवल दिखावे मात्र की बातें, व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं अपनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने यहाँ लिखा है, परंतु इसका आधार मार्क्सवादी संविधानवाद है जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर जोर देता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पश्चिमी लोकतंत्र जो अनेक औपचारिक संस्थाएं उनको अपनाया तो जा सकता है, लेकिन उनकी कोई सार्थकता नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ मार्क्सवादी संविधानवाद है। मार्क्सवादी संविधानवाद क्या है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने अलग से संविधानवाद के ऊपर संपूर्ण बातें समझा दी हैं, संपूर्ण बातें, लगभग 10 वीडियो अपलोड किए मैंने संविधानवाद के ऊपर, मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। तो वास्तविक रूप में मार्क्सवादी संविधानवाद है, और मार्क्सवादी संविधानवाद के अंतर्गत वास्तव में ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत पर जोर देता है। मार्क्सवादी संविधानवाद लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत पर जोर देता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का भावार्थ क्या होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो संस्थाएं होती हैं वो जनता के द्वारा तो चुनी जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक वास्तविक रूप में यहाँ प्रथम स्तर की जो संस्था होती है उस संस्था के द्वारा दूसरी संस्था को शक्ति सुपुर्द कर दी जाती है। इस तरीके से क्रम चलता रहता है और अंत में जाकर के सर्वे सर्वा साम्यवादी दल होता है। तो साम्यवादी दल ही सब कुछ होता है। ये बात सत्य है कि यहाँ जनता चुनती है। वैसे चुनाव तो क्या होंगे, एक ही दल होता है, एक दल विकल्प नहीं तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। तो वैसे देखा जाए तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत यदि हम ठीक से समझें तो ये लोकतंत्र कह ही नहीं सकते हम इसको, इसमें लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त एक दो विकल्प होने चाहिए, जबकि इसमें तो केवल एक ही विकल्प साम्यवादी दल। जनता किसको पसंद करेगी, किसको नापसंद करेगी, एक दल को मत देना पड़ेगा, चाहे उनको ऐसा विकार है, उसके विचार पसंद नहीं है तो भी मत देना पड़ेगा। तो लोकतंत्र इसको कह ही नहीं सकते वैसे भी हम। तो ध्यान दें, यहाँ जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर जोर देता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब होता है, लोकतांत्रिक का मतलब जो संस्थाएं होती हैं उनको जनता चुनती है, लेकिन केंद्रवाद का मतलब यहाँ ये होगा कि भाई सत्ता निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की तरफ जाती है। समझ रहे हैं या नहीं? वास्तविक रूप में यहाँ जनता चुनती तो है, लेकिन शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। समझ रहे हैं या नहीं? और जो चुनाव की बात है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगला, यह लोकतंत्र बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र होता है। यह लोकतंत्र मतलब मार्क्सवादी लोकतंत्र बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र होता है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सर्वहारा वर्ग होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, मजदूर श्रमिक है, तो इन्हीं का शासन होता है। वास्तविक रूप में इनका कहना है। वैसे तो संक्रमण काल की स्थिति होगी, ठीक है। और इसके बाद में अगला है, वास्तविक एवं पूर्ण लोकतंत्र तो समाज की साम्यवादी अवस्था में ही पाया जा सकता है, जो समाज की वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन अवस्था होगी। इसकी जो अंतिम मान्यता है वो ये है कि भैया अगर वास्तविक और पूर्ण लोकतंत्र यदि कहीं पाया जाएगा तो वह केवल समाज की साम्यवादी अवस्था में ही पाया जाता है, जो कि मार्क्सवाद का जब हम अध्ययन करते हैं, मार्क्सवाद के विभिन्न सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं और उसमें जब हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अध्ययन करते हैं तो अंतिम जो अवस्था आती है वह समाज की साम्यवादी अवस्था ही आती है। इसके अंतर्गत ना कोई वर्ग होता है, वर्ग नहीं होता तो वर्ग संघर्ष नहीं होता है, वर्ग संघर्ष नहीं होता है तो फिर राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो वास्तविक और पूर्ण लोकतंत्र तो समाज की साम्यवादी अवस्था में ही पाया जाता है, जो समाज की वर्ग विहीन राज्य विहीन अवस्था होगी। अर्थात इसमें ना कोई राज्य होगा ना कोई वर्ग होगा, सब समान होंगे, किसी को किसी के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है।
ये हो गई इसकी 7 मूल मान्यताएं और लक्षण। इसके बाद में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना, मतलब लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है या जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है, इसमें क्या कमियां हैं। एग्जाम पूछा जाता है, विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ 6 कमियां नोट कर दी हैं। नंबर 1, यह सामाजिक हित पर बल देता है, व्यक्ति की उपेक्षा करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आलोचकों का कहना है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र, यह का मतलब मार्क्सवादी लोकतंत्र सामाजिक हित पर तो बल देता है, मतलब पूरे समाज की तो बात करता है कि उत्पादन वितरण के ऊपर जो है पूरे समाज का आधिपत्य होना चाहिए, जिससे कि पूरे समाज का भला हो जाए। लेकिन ये सामाजिक हित पर तो बल देता है, परंतु व्यक्ति की उपेक्षा कर देता है। ये मतलब व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नहीं मानता है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति एक प्रकार से क्या बन जाता है, साधन बन जाता है। और भाई जो सिद्धांत, जो विचारधारा व्यक्ति को साधन समझे, भाई राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को उस सिद्धांत, उस विचारधारा की कभी कदर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति किसी का साधन नहीं है। राज्य समाज हमारे लिए साधन है, क्योंकि स्थापना हमने की है, क्योंकि उनकी स्थापना हमने की है, हमारे लिए की। व्यक्ति ने समाज और राज्य की स्थापना अपने लिए की है। अगर समाज और राज्य के द्वारा कोई ऐसा कानून या समाज की कोई ऐसी प्रथा है जिससे व्यक्ति का हित होता है, तो उस प्रथा को, रीति रिवाज को बदला जा सकता है। राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा बना एक कानून को परिवर्तित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का हित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। क्या है, मैं एक उदाहरण दूंगा। विवाह के ऊपर, मैरिज, आज भी दहेज प्रथा मौजूद है। तो दहेज प्रथा की जब बात की जाती है तो हम वास्तविक रूप में जब दहेज मांगते हैं तो दहेज के लिए हम हाथ में कटोरा ले लेते हैं, भीख मांगते हैं कि हमें धन दे दो, और जिससे धन लिया जा रहा है भाई वो तो एक प्रकार से साधन ही बन गए। बेचारे विवश हो जाएंगे धन देने के लिए, दहेज देने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा क्योंकि आप सब परिचित हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्रथा, जो भी परंपरा, जो भी रीति रिवाज, जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी सिद्धांत, जो भी दृष्टिकोण व्यक्ति को साधन मानता है, उस किसी भी नियम, रीति रिवाज, प्रथा, कानून को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य, व्यक्ति अपने आप में साध्य, किसी का साधन नहीं है। व्यक्ति होने के नाते गौरव के योग्य, उसे किसी की सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, यह लोकतंत्र का अर्थ सर्वहारा की तानाशाही मानता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब मार्क्सवादी लोकतंत्र का अर्थ सर्वहारा की तानाशाही मानता है। सर्वहारा का मतलब समझो ना, जो मजदूर श्रमिक है। मार्क्सवादी शब्दावली में 2 वर्ग हो गए, बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ पूंजीपति हैं, सर्वहारा मजदूर श्रमिक हैं। जबकि लोकतंत्र न केवल सभी वर्गों का शासन, तानाशाही का भी विरोधी। ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो लोकतंत्र है ना, मार्क्सवादी लोकतंत्र, ये तो सर्वहारा की तानाशाही को ही लोकतंत्र मानता है। परंतु वास्तविक रूप में जब हम लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं, लोकतंत्र की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, तो लोकतंत्र न केवल सभी वर्गों का शासन है, लोकतंत्र तो सब वर्गों का शासन है भाई, सबका शासन है। ये तो किसी भी रूप में भेदभाव करता ही नहीं है। परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत का अध्ययन कीजिएगा, वहाँ पर तो सबके शासन की बात की जाती है, किसी एक वर्ग के शासन की बात नहीं की जाती है। जबकि इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत में या मार्क्सवादी लोकतंत्र में केवल सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को जो लोकतंत्र माना जा रहा है। नहीं भाई, ये लोकतंत्र नहीं है, आलोचकों का कहना है। जबकि लोकतंत्र न केवल सभी वर्गों का शासन है, लोकतंत्र सब वर्गों का शासन है। अकेले सर्वहारा वर्ग का शासन कैसे हो सकता है? और तानाशाही का भी विरोधी है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र तो प्रत्येक प्रकार की तानाशाही का विरोधी है, जबकि इसमें तो सर्वहारा की तानाशाही की बात की जा रही है, तो ये लोकतंत्र नहीं कहला सकता। तीसरा है, साम्यवादी दल के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर विशिष्ट वर्ग की तानाशाही सिद्ध हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तीसरी आलोचना है साम्यवादी दल के माध्यम से। मैंने कहा था ना, साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा होता है इसके अंतर्गत। साम्यवादी दल के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर, मजदूरों पर, श्रमिकों पर, सर्वहारा वर्ग पर विशिष्ट वर्ग की तानाशाही सिद्ध हुई है। भाई कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि इसमें सर्वहारा वर्ग का जो है शासन होता है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है, बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें भी, क्योंकि सर्वहारा वर्ग संख्या बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें भी जो मलाईदार प्रवृत्ति होती है, मलाईदार प्रवृत्ति होती है, जो विशिष्ट वर्ग होता है, जिनके पास बुद्धि होती है, धन होता है, बल होता है,
वास्तविक रूप में तो वो विशिष्ट वर्ग ही इनके ऊपर शासन करता है, इसलिए विशिष्ट वर्ग की तानाशाही सिद्ध हुआ है। ये वास्तविक रूप में सारा हर वर्ग का शासन नहीं हो सकता। इसका मतलब लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। हाँ, चाहे लोकतंत्र अपनाया जाए किसी देश में, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई निर्णय तो केवल कुछ ही लोग लेते हैं। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत मैंने आपको संकेत दिया था, जिसे कि मिशेल्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम कहा है कि चाहे कोई भी संस्था हो, निर्णय तो केवल कुछ लोग लेते हैं। तो फिर चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे दल हो, चाहे कोई समूह, निर्णय तो केवल कुछ लोग लेते हैं, निर्णय केवल कुछ लोग देते हैं, निर्णय केवल कुछ लोग लेते हैं। तो विशिष्ट वर्ग का शासन हुआ, विजन वर्ग का शासन, कैसा लोकतंत्र फिर? चलिए, चौथा है, ये सिद्धांत लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा के साधन की अनिवार्यता पर बल देता है। ध्यान दीजिएगा, मार्क्सवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा के साधन की अनिवार्यता पर जोर देता है। आलोचकों का कहना है कि ये जो है वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के आधार पर ही जो है साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि क्रांति के आधार पर, हिंसा के आधार पर कभी भी किसी समाज की स्थापना होती है तो वह समाज स्थायी नहीं होता है, क्योंकि एक क्रांति अपने अंदर ही दूसरी क्रांति के बीज को छुपाए रहती है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, यह सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता का अंत करता है। मतलब मार्क्सवादी लोकतंत्र का जो सिद्धांत या लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, उसकी आलोचना करते हुए आलोचक कह रहे हैं कि भाई ये सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता का अंत करता है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तियों को किसी भी रूप में कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई समानता नहीं है। छठा है, मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित दोषों के कारण, ध्यान दें बहुत महत्वपूर्ण बात है, मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित दोषों के कारण संपूर्ण यूरोप में इसका अंत हो गया है। आलोचकों को कहना है कि भाई अगर ये लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत इतना श्रेष्ठ ही होता, इतना अच्छा ही होता, तो फिर पूरे यूरोप में तो इसका अंत हो गया है। इसका मतलब इसमें कमियां हैं, इसमें दोष हैं, इसमें अवगुण हैं। हाँ, 1991 में सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ, तभी से मान लिया गया कि भाई परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत की जीत हो गई है, उदारवाद की जीत हो गई है और साम्यवाद की हार हो गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब छठी आलोचना में मूल बात यही उभर कर सामने आ रही है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र में अनेकों कमियां हैं और अनेकों कमियां होने के कारण ही पूरे यूरोप में इसका अंत हो गया है और उदारवादी लोकतंत्र की जीत हो गई है। आज पूरी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ करके वास्तविक रूप में उदारवादी लोकतंत्र को ही धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि चीन के अंतर्गत भी धीरे धीरे उदारवादी लोकतंत्र की मान्यताओं को ही अपनाने पर बल दिया जा रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में उदारवादी लोकतंत्र की जीत हो गई है, उदारवादी विचारधारा की जीत हो गई है। उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि वास्तविक रूप में जिसका काल हम माने तो लगभग 400 वर्ष हो गए। 400 वर्ष से धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और इस विचारधारा की जीत का एक ही कारण है, उदारवादी विचारधारा की जीत का एक ही कारण है, परंपरागत उदारवादी विचारधारा की जीत का एक ही कारण है कि इसमें लचीलापन है, इसमें कठोरता नहीं है। जबकि जो ये मार्क्सवादी लोकतंत्र की विचारधारा, इसमें कठोरता है, ये समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाती है, इसलिए इसका अंत हो गया। और उदारवादी विचारधारा एक लचीली विचारधारा है, समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए उसकी जीत हुई है, वह अस्तित्व में बनी हुई है। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी संविधान हो, जिसमें लचीलापन नहीं होगा वह वास्तविक रूप में विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत समय में टूट जाएगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे सिद्धांत हो, चाहे विचारधारा हो। और जिस विचारधारा में, जिस व्यक्ति में, जिस सिद्धांत में लचीलापन होता है, समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, वह व्यक्ति, वह विचारधारा, वह सिद्धांत विजित होता है, उसे विजय की प्राप्ति होती है, उसकी जीत होती है। ठीक है, ये हो गया आपका लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप इस सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। तो मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी नहीं है, उन विद्यार्थियों को भी आप हमारे
चैनल से अवगत कराइएगा। इसके लिए आप उनके पास हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।